welcome back to the Topper Squad. So today we will do measurement of national income, lecture 3 with the backlog buster exam included. So without wasting our time, we will start a phase 3 concept immersion. The income method we will start means not the phase 3, phase 2, phase 3 is the expenditure method. Quality is not an act, it is a habit. Aristotle. Instructor Mitisha Gulati, Macroeconomics, Chapter 4. So, without wasting our time, we will do the lecture recap, roadmap, whatever we are doing in this lecture. So, section flow, deep recap, lecture 1 and lecture 2, 8 slides. Lecture 3, advanced numerical practice and backlog buster, 30 marks test, chapter 1 to chapter 4. So let's start. Recap lecture 1, the value added method, identity, primary, secondary, tertiary sectors. Estimate GVA, deduct intermediate consumption from value of output. Okay. Now फाइनल एग्रीगेशन क्या था? सबमिशन ऑफ GVA एट मार्केट प्राइस, मतलब सबमिशन ऑफ GVA एट MP वो होगा GDP MP. ठीक है. अगर कोई मैंने आपको जैसे ये वैल्यू एडेड में आपको वो करवाए थे, क्या करवाए थे, प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, तो उसमें देखा था हमने कि बोला था GVA एट MP निकालो, GVA एट MP निकालो. तो हमने क्या किया था, GDP MP को ही हम सबमिशन GVA MP बोलते हैं, तो हम GDP MP को ही GVA MP बोलते हैं, सबमिशन GVA MP. तो GVA MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. आई थिंक सो ये वैल्यू एडेड मेथड आपको याद होगा. ओके, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास. सो रैकैप लेक्चर 1 वैल्यू एडेड प्रिकॉशंस में हमने ये किया था, सेकेंड हैंड गुड्स एक्सक्लूड किए थे, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सक्लूड किए थे, इंक्लूड किया था इम्प्यूटेड रेंट और ब्रोकरेज कमीशंस होते हैं ना वो, और अवॉइड डबल काउंटिंग एरर्स के लिए हमने जो नेशनल इनकम में हम क्या इंक्लूड करते हैं, हम नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इंटरमीडिएट गुड्स क्या नहीं कर, सॉरी वेट फॉर मी, इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में. हम फिनिश्ड गुड्स इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में. ठीक है. सो अब हम आते हैं इनकम मेथड में, जो हम आज पढ़ेंगे, दैट इज इनकम मेथड. ओके, एस्टिमेट्स इनकम ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ सर्कुलर स्टोर. तो इनकम मेथड से NDPFC निकलता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम डायरेक्टली निकल जाता है, NDPFC निकल जाता है. तो COE प्लस OC प्लस MI क्या है? देखो COE इज दी, देखो हम आगे देखते हैं COE क्या है. देखो COE क्या होता है, components of क्या है, COE. ओके, नाउ compensation of employees. तो COE मतलब क्या होता है, compensation of employees. जो हम देख रहे थे ना यहाँ पे, NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू COE मतलब compensation of employment. इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी, सेल्स, और सेल्स के फिर सेल्स में बाइफर्केशन था, एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स ऐसे थे. तो और क्या था, चेंज इन स्टॉक, और फिर चेंज इन स्टॉक था, और माइनस फिर उसके बाद चेंज इन स्टॉक के बाद क्या था, अगर आप राइट, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ खुद भी तो कुछ लेंगे. फिर हमने माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कंजम्पशन में भी किया था, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट्स, ये सब किया था. तो ये क्या बोलता है, कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ में भी बाइफर्केशन है. OS को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इकोनॉमी, MI मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. तो इसमें हम बाइफर्केशंस देखेंगे. देखो कंपोनेंट्स ऑफ COE मतलब क्या बोल रही हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, वेजेस इन कैश, बेसिक सैलरी, DA और बोनस. वेजेस इन कैश मतलब आपको कैश में कुछ मिला, मतलब आपने अपनी सर्विसेज दी, उसमें
आपने अपनी सर्विसेज दी, आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। वेजेस इन काइंड मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो सैलरी कम होती है, पर क्या होता है कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती है। या तो वो आपको एक घर दे देंगे, उसका पैसा वो भरेंगे, या तो आपको वो लाइक वो होता है ना कि हम बहुत सारी कंपनीज में देखते हैं, वो आपको वो दे देते, क्या दे देते हैं, नहीं वो तो कुछ और होता है, सॉरी। वेजेस इन काइंड देखो, जैसे ही आप ऑफिस में घुसे, मतलब मान लो कि किसी सॉफ्टवेयर का ऑफिस था या कुछ है, कुछ का ऑफिस है, आप उसमें घुसे, आपने मतलब आपने इंटरव्यू सब दे दिया, सब क्लियर हो गया आपका, आप घुसे, आपके हाथ में कंप्यूटर थमा दिया गया, तो वो होता है वेजेस इन काइंड, कि आपको पैसे के बदले कंप्यूटर दे दिया गया, इससे अच्छा पैसे ही दे देते हैं, ठीक है, तो वो होता है वेजेस इन काइंड। सैलरी, पैसे के बदले आप कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर शेयर, सोशल सिक्योरिटी, पीएफ और ग्रेजुटी। पीएफ मतलब क्या होता है, फंड होता है, कौन सा फंड होता है मैं भूल गई, एक फंड होता है, उसका नाम आई थिंक सो, फंड का नाम मैं भूल रही हूँ, प्रोडक्शन नहीं, एक नाम है, 2 मिनट रुकना, हाँ ये होता है, इसका नाम प्रोविडेंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी मतलब आपको गिफ्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आप लोग जैसे आपने अपने आप मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपने अब सर्विसेज दी आपने, तो होता है ना कि आपको इस ट्रिप में फ्री मिल जाएगा, आप इस ट्रिप का वो हो जाता है, कुछ ऐसा मिलता है, या आपको गिफ्ट्स मिलते हैं। ग्रेचुइटी मतलब ये सब होता है कि आपको गिफ्ट्स मिल गए, या आपको एक ट्रिप मिल गई, मतलब ये माना गया कि आप एक आपने इतनी देर मतलब इतने महीने ऑफिस को काम किया, तो अब आपको गिफ्ट दे रहे हैं, या तो आप ट्रिप टू यहाँ से ट्रिप टू कहीं चले जाओ, ऐसा वैसा तो कर लो, तो उसको ग्रेचुइटी बोलते हैं। ये वैसे इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत वैसा है, तो मतलब ये आएगा नहीं पेपर में, बस मैं बता रही हूँ। एम्प्लॉयर शेयर यही होता है, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। और नॉट एक्सक्लूड एम्प्लॉयज़ ओन पीएफ शेयर, मतलब कि पीएफ शेयर ये होता है, देखो पीएफ शेयर होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो मतलब जो पीएफ होता है वो लेती रहती है, वो लेती रहती है आपकी सैलरी से, पीएफ लेती रहती है वो। हाँ मतलब एम्प्लॉयज़ का वो होता है कि भाई जो उसका क्या बोलूँ मैं, वो एम्प्लॉयज़ का वो होता है, मतलब कि एम्प्लॉयज़ की मर्ज़ी होती है कि वो अपना पीएफ कटवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं कटवाना चाहते तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उनकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। पीएफ इसलिए काटा जाता है क्योंकि पीएफ इसलिए काटा जाता है क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपको कुछ आप रिटायर हो गए तो आपको पेंशन के फॉर्म में आ जाएगा वो, या आपको बहुत इमरजेंसी हो गई तो आप वो निकाल सकते हो, आप पीएफ ले सकते हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ना वो माइनस करती जाती है, पीएफ लेती जाती है, पैसे में से कुछ काटती जाती है, तो जिससे अगर आप रिटायर हो या कुछ भी इमरजेंसी है तो आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो उसकी मर्ज़ी होती है कि उसको पीएफ कटवाना है कि नहीं कटवाना है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो नोट ये है, एक्सक्लूड एम्प्लॉयज़ ओन पीएफ शेयर, ये हम एक्सक्लूड करते हैं, ये इसको काउंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसकी मर्ज़ी मतलब एम्प्लॉय की मर्ज़ी होती है तो वो पीएफ कटवाता है, एम्प्लॉय की मर्ज़ी नहीं होती तो वो पीएफ नहीं कटवाता। फिर ब्रेक डाउन ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम। प्रॉपर्टी आती है या एंटरप्रेन्योरशिप इनकम आता है, देखो रेंट एंड रॉयल्टी, ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या रेंट और रॉयल्टी। रॉयल्टी अगर आप देखो, मैं अगर आपको बताऊँ, एक एग्जांपल देती हूँ रॉयल्टी का, कि मान लो किसी ने कोई ऐसे ही कुछ देख रहा था, उसको मतलब कुछ खोज रहा था, तो मतलब उसने ऐसे ही ना क्या बोलते डिगिंग चालू कर दी। अब डिगिंग तो उसने चालू कर दी, उसको दिखा कि भाई वहाँ पे ऑयल है, मान लो मैं बता रही हूँ वहाँ पे ऑयल है, ठीक है। अब अब
और उसको पता है कि उस जगह ऑयल है। अब उसने वो बंद कर दिया, डिगिंग जो भी करना था वो बंद कर दिया, और वो गया रिलायंस जहाँ पेट्रोलियम में। उसने बोला इधर आना चल, मेरे पास एक जगह है जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, मैं अगर आपको बता दूंगा तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो उसने बोला कि मतलब 0.2% ये मिल जाएगा तुम्हें। तो वो काम कोई नहीं कर रहा है, वो ना कि डिगिंग कर रहा है ना कि कुछ कर रहा है, उसने सिर्फ आके बताया कि यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, इस जगह ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसको पैसे मिलते हैं। ये होती है रॉयल्टी, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी, ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट। इंटरेस्ट लीडिंग कैपिटल फॉर प्रोडक्शन। प्रॉफिट में डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग, जो भी आपने रिटेन किया अर्निंग। तो देखो ऑपरेशन क्यों बोला मैंने पता नहीं, ओके। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट में प्रॉफिट के अंदर तीन चीज़ें हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो ये याद रखना, रेंट, रॉयल्टी। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट आएगा, रॉयल्टी आएगी, इंटरेस्ट आएगा और प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट में भी बाइफर्केशन है, क्या है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। अब आते हैं और हाँ, मिक्स्ड इनकम है। तो मिक्स्ड इनकम में कोई बाइफर्केशन नहीं है, वो ऐसे ही आएगा कि मिक्स्ड इनकम। तो वो इनकम प्रिकॉशंस, रिकैप लेक्चर 2, इनकम प्रिकॉशंस में ऑलवेज अवॉइड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे इनकम फ्रॉम सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने देखा हो मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड में उसका लेक्चर देखा हो आपने, लेक्चर 1, तो मैंने आपको बताया था कि ओल्ड कार, बाइक और ये सब अगर आप बेच रहे हो तो ये इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम में, ठीक है। और फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडिंग, ये सब एक्सक्लूड होता है क्योंकि ये सब शेयर, बॉन्ड्स, ये सब पेपर क्लेम होता है। आज मैं इसकी ओनर हूँ, कल को कोई और होगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। They do not contribute to current flow of goods and services. They do not contribute to current flow of goods and services. ठीक है। अब बोर्ड सॉल्व केस है, मतलब मैं ये दिया था, एक क्वेश्चन है, देखो। कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब हाँ, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इतना है, ऑपरेशन सरप्लस इतना, ये तो आपको डायरेक्टली दिया है। मिक्स्ड इकोनॉमी इनका NFIA का अपने को कोई काम नहीं है, तो अब इन्हें इसको प्लस किया, इतना आंसर आ गया। तो फाइनल नेशनल इनकम मतलब NDPFC आएगा ना, NNPFC पे लिखा है, ओके। तो इन्होंने क्या निकालना है, अच्छा NNPFC निकालना है, ओके। तो हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, NNPFC निकालना था तो DP और FCFC सेम है, तो DP में क्या कर दिया, NFIA क्या कर दिया, DP है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस कर दिया NFIA नेशनल प्रोडक्ट, तो फिर इतना आ गया आंसर, ठीक है। NNPFC निकालना था इसलिए उन्होंने ये किया, ठीक है। अब ये लेक्चर 3 स्टार्ट, मतलब लेक्चर 3 स्टार्ट नहीं, मतलब लेक्चर 3 ख़त्म हो चुका है। मीन्स इनकम मेथड मैंने आपको समझा चुका है अच्छे से, ठीक है। तो हाइब्रिड कैलकुलेशन ड्रिल एंड मिक्स्ड क्या लिखा है, मिक्स्ड मेथड। इसमें वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो MP बोर्ड में आते ही आते हैं, तो वो है, ठीक है। और चैप्टर 1 और चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस है। चैप्टर 3 भी है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और नहीं, चैप्टर 4 है ना, सॉरी, चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के भी क्वेश्चंस है, और चैप्टर 3 भी है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल, NC बैकलॉग मेगा, पेपर एक्टिव, चैप्टर 1 to 4, टॉपर स्क्वाड, स्पेशल 30 मार्क्स, ओके। टोटल 30 मार्क्स का है। कॉन्सेप्ट फाउंडेशंस
which of the following is defined as stock variable? तो national income, money supply, exports या salary. किसको हम स्टॉक वेरिएबल तो पता होगा क्या बोलते हैं. स्टॉक वेरिएबल मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम में ही अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ आपके बैंक में कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, अभी बताओ, अभी जस्ट अभी, तो वो होगा स्टॉक. तो वो आप देख लेना. Board theory drill, differentiate between stock and flow variable with two examples each. Distinguish between intermediate goods and final goods with using examples. And aggregate challenge, calculate NNP at FC national income for the following. ठीक है, तो ये निकाल देना. NNP FC 8 मार्क्स का है. ओके. और फिर मेजरमेंट ड्रिल इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट NDPFC 8 मार्क. और वैल्यू एडेड मेथड फाइंड GVAMP मैंने बोला था 5 मार्क्स. ठीक है, ऑफिशियल आंसर की. ठीक है, ये देख लेना. और ये आंसर की है. थैंक यू गाइस. सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर है. Success consists of going to failure from failure to failure without loss of enthusiasm. Give up कभी मत करना. Okay, so Winston Churchill ने बोला था. ये मितिशा गुलाटी platform. Join the Topper Squad family today only and don't forget to share, like, share, subscribe my channel. So bye bye guys. Do this 30 marks text mega quiz, means what we can say, backlog strategy we can say to it. So bye bye guys, love you all and do this all. And मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको. वैल्यू एडेड भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया और इनकम मेथड भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया. अब फेज़ 3 पे आएंगे. लेक्चर 4 पे. फेज़ 3 पे कौन सा है? फेज़ 3 दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड वी विल वाइंड अप विद दिस chapter. If you want me to bring more questions for chapter 4, value added method and income method and expenditure method, if you want I should bring more questions, I will bring. Write in the comment below whatever you want, I will bring it for you. Okay, so if you have any doubt in anything, just write in the comment section, I will solve it. So bye bye guys, love you all, bye bye.